गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं एनएससीपी के सॉल्यूशंस। सो आई एम मेकिंग सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन 21 से लेकर 30 तक। Okay, so we are starting question number 21. A simple pendulum with a bob of mass m oscillates in vertical plane with an angular amplitude theta naught. The tension in its string when it passes through the mean position is 2 mg. Neglect the effect of air friction and the viscosity of air. The angular amplitude theta naught is. तो देखो बच्चों यहाँ कहीं से इसको छोड़ा गया है। सर्कुलर मोशन और एनर्जी कंजर्वेशन का बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आते आते हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जब ये बॉब इस तरह से थीटा नॉट एंगल से छोड़ेंगे तो उस वेलोसिटी को लिख सकते हैं लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा नॉट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी इस मोमेंट पे हो जाएगी एंड एट दिस मोमेंट द टेंशन इज 2 mg, नीचे लग रहा होगा mg, सो आई कैन अप्लाई न्यूटन्स लॉ। आई कैन से 2 mg माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। यहाँ से हम देख सकते हैं mg की वैल्यू आ जाती है mv स्क्वायर डिवाइड बाई l के बराबर, और mv स्क्वायर बाई l मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। mv स्क्वायर बाई l की वैल्यू आएगी 2 mg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा नॉट की वैल्यू आ जाएगी हाफ। कॉस थीटा नॉट की वैल्यू हाफ आने का मतलब है थीटा नॉट की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री। पहले भी ये क्वेश्चन जेई मेन एग्जाम में या किसी जेई एडवांस एग्जाम में मैंने देखा है और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, मतलब इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। तो कह सकते हो कहीं ना कहीं किसी न किसी PYQ का क्वेश्चन है। पास्ट के अगर 20-25 साल के क्वेश्चन आप देखोगे तो एक बार नहीं हो सकता 2-4 बार वो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं दिख जाए। ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन जेई एडवांस में आ चुका है पहले भी। तो यहाँ पे 4 जो है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं विच आर रिवॉल्विंग अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स एंड यू आर सपोज टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। तो देख सकते हो इसको इस तरफ एक अट्रैक्टिव फोर्स खींच रहा होगा, इधर भी एक अट्रैक्टिव फोर्स खींच रहा होगा, इधर भी अट्रैक्टिव फोर्स खींच रहा होगा। नेट अट्रैक्टिव फोर्स विल बी gm स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ इस इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा, आप देखो ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस जाएगी √2r, सो gm स्क्वायर डिवाइड बाई 2r स्क्वायर कॉस 45 डिग्री इंटू 1/√2। दिस शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाई r। यानी कि यहाँ से जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और यहाँ से जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगे उन सबका जो रिजल्टेंट आएगा दैट शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। और यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि आप देख सकते हो ये ऑप्शन में मैच करता है। एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है देखो PYQ, और आप देख सकते हैं NSCP एग्जाम में पूछा गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so now I am coming to question number 23, which is from fluid. A rigid square sheet of side 2x2 is hinged at middle of the vertical edges to serve as a door which can turn about the horizontal axis OO dash. A fluid of density rho fills the space to the left of the sheet up to its top. The horizontal force required to be applied at the lower edge to hold the shade vertical is. तो देखो ये जो यहाँ पे डोर टाइप का लगाया हुआ है इसको अपन ने ना बीच में से हिंच कर रखा है और हम यहाँ पे एक फोर्स लगा के रखना चाहते हैं ताकि ये घूमे नहीं। जैसा कि हम जानते हैं जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है और यहाँ नीचे की साइड से इसके टर्न करने की इस तरह की टेंडेंसी रहती है। तो इसमें जो फ्लूइड का टॉर्क लगने वाला है वो यूँ लगने वाला है और ये जो फोर्स आप लगा रहे हो इसका जो टॉर्क है वो उल्टा लगने वाला है। तो आपने जो फोर्स लगाया उसका टॉर्क आएगा F/1। क्यों होगा F/1? बिकॉज वो मिडिल में हिंज्ड है यहाँ पे एंड दिस हाइट इज 1 मीटर। द टॉर्क ड्यू टू फ्लूइड, आप यहाँ से नीचे x डिस्टेंस तक आइए, dx का एक एलिमेंट लीजिए, उस एलिमेंट पे जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आएगा दैट विल बी P0 प्लस ρg इंटू एक्स माइनस P0। देखो इधर से जो फोर्स लगेगा और उधर से जो फोर्स लगेगा उनका डिफरेंस है, उधर एटमॉस्फेयर है तो उधर से भी P0 इंटू DA लगेगा मल्टीप्लाई बाय DA। एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट देन दैट टॉर्क विल बी इक्वल टू ρg x मल्टीप्लाई बाय dx मल्टीप्लाई बाय 2। ये हो गया आपका DA
क्योंकि ये अंदर जो इसकी डेप्थ है वो भी 2 मीटर है. सो दिस इज बेसिकली डी एफ एंड यू वांट टू कैलकुलेट टॉर्क. तो उसको आपको 1 माइनस एक्स से और गुणा करना पड़ेगा. इसको आपको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर 2 तक. जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे आपको फोर्स की वैल्यू मिलने वाली है 4 रो जी डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन. जिन बच्चों को ऑलरेडी पता है कि इसका जो इफेक्टिव फोर्स लगता है वो 2/3 ऑफ डेप्थ पे लगता है, वो इस सवाल का जवाब देते हैं. कैसे दे सकते हैं भाई? ये जो आपका दरवाज़ा है, जब भी प्रेशर लीनियरली वेरी करता है तो फोर्स को अपन 2/3 हाइट पे मान सकते हैं. यानी ऊपर से जो फोर्स लगेगा वो 4/3 पे लगेगा. तो इसका मतलब यहाँ से कितनी हाइट पे होगा फोर्स? 1/3 पे. सो नेट फोर्स इज एवरेज प्रेशर विच इज रो जी मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4. एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया. एवरेज प्रेशर का मतलब हो गया ऊपर का प्रेशर प्लस नीचे का प्रेशर डिवाइड बाय 2 इंटू एरिया. मैं खाली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ले रहा हूँ क्योंकि एटमॉस्फेयर वाला इधर इधर दोनों तरफ कंटिन्यूस पी नोट हर जगह है वो, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा. और उसको मैंने कहाँ लगा दिया? ऊपर से 2/3 हाइट पे और इस वाले पॉइंट से 1/3 मीटर डिस्टेंस पे. सो दिस विल बी द टॉर्क ऑफ फ्लूड. जो फ्लूड इसके ऊपर टॉर्क लगा रहा है, आप देख सकते हैं सीधा आ गया आपका 4 Rg/3 एंड दिस शुड बी इक्वल टू F × 1. इसका मतलब जिन बच्चों को याद रह गया कि इस तरह की सिचुएशन में जो इफेक्टिव फोर्स आता है 2/3 ऑफ डेप्थ पे आता है, वो सीधा इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और 1 मिनट के अंदर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 24. हम देख सकते हैं ये इस समय हम जिस कोड को सॉल्व कर रहे हैं वो है कोड नंबर 64 और ये वाला क्वेश्चन पॉइसली इक्वेशन पे है. ए मेजर आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी with radius this carries blood at flow rate 5 cubic per centimeter per second. The pressure difference of the blood per meter length of the artery is nearly. Given that the coefficient of viscosity of blood of the body is this and density of the mercury is equal to 13.6 ग्राम per centimeter cube. देखो इसमें आपको यदि पॉइसली इक्वेशन पता है तो आप फटाक से अपना काम कर सकते हैं. पॉइसली इक्वेशन कहती है Q is equal to पाई इंटू डेल्टा P इंटू आर टू द पावर 4 डिवाइड बाई 8 टाइम्स नीटा इंटू एल. आपको लेंथ दे रखा है, ठीक है, आपको प्रेशर का डिफरेंस चाहिए, आपको रेडियस दे रखा है, आपको वॉल्यूम फ्लो रेट दे रखा है. सारी वैल्यूज़ को पुट करिए. जैसे आप सारी वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करेंगे यू विल गेट सी आंसर. सो अगेन दिस इज अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. जिसको याद था वो तुरंत इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना. अब थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा कि यूनिट्स का ध्यान रखिएगा. ये सारी की सारी जो यूनिट्स हैं ये आप या तो CGS में कन्वर्ट करके डालिए या फिर MKS में कन्वर्ट करके डालिए, है ना. तो जो भी आपको यूनिट ठीक लग रही है उसमें फाइनली आप आंसर निकालें और उसके बाद कन्वर्ट मार दें उसको. 1.5 mm ऑफ Hg विल बी द फाइनल आंसर, है ना. 25 नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो जिसको पॉइसली इक्वेशन याद थी वो तो 2 मिनट में कर सकता है, पर जिसको याद नहीं और डिराइव करने बैठ गया तो टाइम कंज्यूम हो सकता है. डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन है. If P represents radiation pressure, E represents radiation energy striking per unit area. ध्यान रखिएगा E is energy striking per unit area, per unit time. इसका मतलब इंटेंसिटी है भाई. C represents the speed of light. Then possible values of non-zero integers x, y, z such that P to the power x, E to the power y and C to the power z is a dimensionless quantity. इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ P to the power x, E to the power y एंड C to the power z जो है होना चाहिए m0 l0 t0. बहुत सिंपल क्वेश्चन डायमेंशन एनालिसिस का. अब देखो P क्या चीज़ है? प्रेशर. तो रेडिएशन प्रेशर m1 l-1 t-2 टू द पावर x. E जो है वो है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. तो एनर्जी होता है m1 l1 t-2. एनर्जी पर यूनिट एरिया, स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम m1 l2 t-2. ठीक है, ये तो हो गया एनर्जी डिवाइड बाय एरिया डिवाइड बाय टाइम की पावर y. और c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट l1 t टू द पावर -1 टू द पावर z, ये बाई -1 है, इज इक्वल टू
एम नॉट एल नॉट टी नॉट। एक बार चेक कर लेते हैं, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, ये हो गया एम वन टी टू द पावर माइनस 3। सॉल्व करने पर आपके पास आएगा एक, देखो यहाँ पे x है, एक यहाँ पे y है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स, इसमें तो y की टर्म है नहीं, प्लस z इज इक्वल टू 0 माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3y माइनस ऑफ z इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखो इसमें कौन कौन से ऑप्शंस पॉसिबल हैं। एक तो x बराबर माइनस वाई, देखो तो ए ऑप्शन गया काम से, बी ऑप्शन हो सकता है ना, उसके अलावा सी ऑप्शन हो सकता है, डी भी हो सकता है। x बराबर माइनस वाई है ना, तो इसका मतलब डी नहीं हो सकता भाई, तो इसका मतलब बी और सी हो सकता है। अब बी और सी में चलते हैं, तो x बराबर माइनस वाई तो बी और सी दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है। अब अपन को इसको चेक करना चाहिए कि x बराबर माइनस वाई, जैसे मैंने मान लिया कि b करेक्ट है, तो b करेक्ट मानते हुए ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस 3 माइनस z, इसका मतलब उस हिसाब से z की वैल्यू होनी चाहिए माइनस 1, इसका मतलब b गलत हो गया। अब c चेक करिए, x की वैल्यू लीजिए 1, ठीक है भाई, y की वैल्यू लीजिए माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 2 प्लस 3, इसका मतलब ये हो गया z बराबर 1, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर आएगा c, है ना। तो आपको इसके बाद रिवर्स अप्रोच करनी थी, पहले आपने एक 3 रिजल्ट निकाल लिए, उन रिजल्ट को देखिए, सेटिस्फाई करवा के देखिए इनमें से कौन सा मैच कर रहा है, तो ये मैच करता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, (26) question. A large tank open at the top has 2 small holes in the vertical wall. One is a square hole of side S and at a depth h below. देखो स्क्वायर होल से पानी के आने की रेट होगी एस स्क्वायर इंटू रूट 2gh, ठीक है। दूसरा वाला जो होल है वो सर्कुलर होल है एट अ डेप्थ 4h, उससे पानी की आने की जो रेट होगी दैट विल बी वॉल्यूम फ्लो रेट होगी, दैट विल बी अंडर रूट 2g इंटू 4h मल्टीप्लाई बाय उसकी रेडियस दे रखी आर इंटू पाई आर स्क्वायर। व्हाट डू आई वांट टू नो, इधर ही पढ़ लेता हूँ। द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट पर सेकेंड फ्रॉम ईच होल इज सेम, देन आर इज इक्वल टू, अपने को आर चाहिए, तो देखो रूट 2gh से रूट 2gh कट जाएगा भाई, ये 2 बन जाएगा, इसका मतलब ये बन जाएगा एस स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सो द करेक्ट आंसर इज सी। सो सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम फ्लूइड। अब जिस बच्चे ने फ्लूइड थोड़ा सा भी पढ़ रखा होगा उसको ये फंडा पता होता है और वो डायरेक्ट इसको यूज कर सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम SHM, पर इसमें RBD का कॉन्सेप्ट भी है क्योंकि ये कंपाउंड पेंडुलम है। यू हैव अ पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए हैवी बट वेरी स्मॉल बॉब, इसका मतलब उसको पॉइंट मास मानना है, एंड बॉब ऑफ मास कैपिटल M सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ ए रिजिड रॉड ऑफ मास M, इसका मतलब रॉड में भी मास है। सो दिस इज नॉट अ सिंपल पेंडुलम, दिस इज अ कंपाउंड पेंडुलम। द टाइम पीरियड ऑफ द स्मॉल ऑस्सिलेशन ऑफ द वर्टिकल प्लेन अबाउट इन द वर्टिकल प्लेन अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू द अपर एंड ऑफ द रॉड इज, टाइम पीरियड निकालना है अपने को, पहले मैंने क्वेश्चन ही दिखाया आपको, ये रहा क्वेश्चन। तो ये रॉड में भी मास है, ठीक है, और इसमें भी मास है, तो इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाय टोटल मास लिखना पड़ेगा यहाँ इंटू जी इंटू LCOM। अब देखो इसमें सारी वैल्यूज में फिट करवा देता हूँ आपसे। आई मतलब मोमेंटम इन रेशियो अबाउट दिस एक्सिस, क्या लोगे ml स्क्वायर बाय 3 प्लस कैपिटल ml स्क्वायर, ठीक है। LCM की जगह लिख सकते हो स्मॉल m इंटू एल बाई 2 प्लस कैपिटल M इंटू एल डिवाइड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। m टोटल की जगह लिख सकते हो आप स्मॉल m प्लस m। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा B। एक बार चेक कर लेते हैं, I की जगह लिखेंगे ml स्क्वायर बाई 3, तो 3m का फैक्टर आएगा, उसके बाद 2m का फैक्टर आएगा, यस दिस इज परफेक्ट, सो B इज द करेक्ट आंसर। अब जिसको कंपाउंड पेंडुलम का सिर्फ फॉर्मूला भी याद है वो डायरेक्ट कर सकता है, लेकिन यार उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना आना चाहिए और सेंटर मास की लोकेशन निकालना भी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन 28, you have a transverse wave which is traveling along a long stretched string in left to right। लेफ्ट टू राइट का मतलब इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है भाई। जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होती है ना उसका फॉर्मूला होता है माइनस वेलोसिटी ऑफ v वेव इंटू स्लोप।
This is a snapshot of a small part of the string at any moment which is shown in figure at this particular instant. A and E are at rest. देखो rest पे तो C और G है, इसका मतलब गलत हो गया. B and D have upward velocity. यहाँ पर माइनस साइन होता है, तो जहाँ पे स्लोप पॉजिटिव होगा वहाँ पर वेलोसिटी नीचे आएगी. तो ये दोनों चल रहे हैं, ये वाला चल रहा है नीचे और ये वाला चल रहा है नीचे, और ये वाला चल रहा है ऊपर. ठीक है, ये वाला भी चल रहा है ऊपर. तो B और D जो है ना, D बेसिकली ऊपर चल रहा है ना, और B जो है वो नीचे चल रहा है, तो ये भी गलत हो गया. D, E, F आर मूविंग डाउनवर्ड. तो D, E एंड F. E देखो, E वाला जो है वो भी ऊपर जा रहा है, ये तीनों ऊपर जा रहे हैं. B एंड H आर मूविंग डाउनवर्ड. यस, दिस इज परफेक्टली करेक्ट. तो इस फॉर्मूले से आप सीधा जवाब दे सकते हो, माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप. स्ट्रिंग वेव का क्वेश्चन था, जिसने थोड़ा सा भी स्ट्रिंग वेव पढ़ा होता है उसको तुरंत आ जाएगा. Now coming to second last question of this video, you have two tuning forks with natural frequency 700, each move relative to stationary observer. Fork 1 moves towards the observer while the 2 moves away from the observer. Both the fork move with same velocity v. The observer standing between the two forks hears 4 beats per second. तो देखो एक फ्रीक्वेंसी तो इसकी सुनेगा, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा दैट विल बी c डिवाइडेड बाय c माइनस v मल्टीप्लाई बाय f. एक फ्रीक्वेंसी इसकी सुनेगा दैट विल बी c डिवाइड बाय c प्लस v मल्टीप्लाई बाय f, एंड दिस विल बी द बीट फ्रीक्वेंसी. थोड़ा सॉल्व करते हैं. cf will come out, I'll get 2v divided by c square minus v square, that will be equal to delta f. Since v square is very small, so I can neglect it. c से c कट गया तो ये बन जाएगा 2fv डिवाइड बाय c इज इक्वल टू डेल्टा f. एक बार चेक करते हैं इससे v कितना आता है. तो देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 700, डेल्टा f दे रखा है आपको 4, स्पीड दे रखी है आपको 350. 350 से लगभग 2 बार कटेगा तो v की वैल्यू लगभग 1 मीटर पर सेकेंड आ रही है. सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन डॉपलर इफेक्ट, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. आपको यदि फॉर्मूला आता है डॉपलर इफेक्ट का तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो. स्पेशली जो बच्चे इस समय 12th क्लास में हैं, जिन्होंने आईटी का सिलेबस पूरा पढ़ रखा है, उनके लिए तो ये जो पेपर है ये मान के चलो जेईई मेन के लेवल का पेपर ही आप मान के चल सकते हो. सब्जेक्ट वो जो इसके बाद मल्टीपल करेक्ट वाले क्वेश्चन है वो जरूर थोड़े से लंबे थे, उनके अंदर थोड़ा सोचना भी था, कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस हैं, बाकी तो सब क्वेश्चंस इजी हैं. द स्पीड ऑफ साउंड इन ए मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम 4 ग्राम एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. देखो मिक्सचर का जो मोलर मास होता है वो होता है n1 m1 प्लस n2 m2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, सो दिस विल बी 18 ग्राम्स. मिक्सचर का जो गामा होता है वो होता है n1 cp1 प्लस n2 cp2 डिवाइड बाय n1 cv1 प्लस n2 cv2. n1 इंटू 1 दे रखा है, सो दिस विल बी 7/2r प्लस 5/2r डिवाइडेड बाय 5/2r प्लस 3/2r. ये हो गया 8 और हो गया 12, सो दिस विल बी 3/2. वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट गामा विच इज़ 3/2 इंटू आर विच इज़ 25/3. 25/3 ले सकते हो, 8.3 के आसपास जो होता है. मैं अच्छे से लिख देता हूँ. आर की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर विच इज़ 300 केल्विन डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10⁻³ सॉल्व करोगे तो लगभग 401 मीटर पर सेकेंड के आसपास ये आंसर आता है. तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 30. ठीक है, तो इस वीडियो में आपने देखा 21 से लेकर 30 के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए. अगले वीडियोस में आपको बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी मिलने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट राउंड्स. नेक्स्ट जो आपके इसके अपर लेवल होने वाले हैं, IPHO INPHO होने वाला है, उसके बाद आपका ओरिएंटेशन कैंप होता है, OCSE कैंप जो होता है, उसके बाद आप इंटरनेशनल उसमें जाते हो ओलंपियाड में. सो आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच.